नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के ख़वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया है। आखिर कब तक हम अपने मासूम बच्चों को, अपने मासूम लोगों को उनका इस तरह खून रायगा जाते हुए देखेंगे? इसके बाद पाक फ़ौज ने जो नाज़रीन काम कर दिया है, अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारतीय प्रॉक्सीज़ थी वो याद रखेंगी कि पाकिस्तान के किसी शहरी को निशाना बनाना है या फिर नहीं। नाज़रीन, भारत का एक और मंसूबा बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है, भारत के टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, भारत की जितनी भी अफवाज हैं, बर्री, बहरी और फिजाइया, नाज़रीन, इनके चीफ्स के आपस में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। मोदी सरकार ने थिएटराइजेशन का एक प्रोसेस, एक मंसूबा सामने रखा है। उस मंसूबे को मद्देनजर रखते हुए भारत के तीनों चीफ्स जो हैं वो एक पेज पर आने को तैयार नहीं है और ताकत का एक नया खेल शुरू हो चुका है। तीनों चीफ्स ये चाहते हैं कि पावर उनके पास आ जाए, कुर्सी की एक जंग शुरू हो गई है। नाज़रीन, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? थिएटराइजेशन का एक जो मंसूबा वो मोदी सरकार ला रहे हैं, उसमें आखिर क्या होगा? आखिर क्यों भारत के टुकड़े होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल मूसवी की टेलीफोन पर बातचीत जो हुई थी और एक श्योरिटी दी थी ईरान ने कि हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी सरजमीन से प्रॉक्सीज एक्टिव नहीं होंगी, और इस बात की श्योरिटी जनरल मूसवी ने खुद दी थी और यह कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में हम पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान और सीस्तान पे 13 इजरायली एजेंट्स को हलाक कर दिया है। उस राब्ते के बाद नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे ये श्योरिटी जो ईरान ने दी है ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत करेगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए और 3 सितंबर को शायान शान तरीके से जो परेड का एक इनकाद किया गया, जो दिफाई नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसके अंदर शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन और इसके साथ साथ रूस के सदर और 26 ममालिक के सदूर को और लीडरशिप को दावत दी गई है। भारत को वहाँ पर नहीं बुलाया। किसने? चीन ने। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेहमान खुसूसी के तौर पे बाकायदा तौर पर एक स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है। नाज़रीन, ये तमाम तर वो बातें हैं, ये तमाम तर वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज आपको हम बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की, जो कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमेशा से पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करती रही हैं। 7 और 9 अगस्त की दरमियानी शब को 47 दहशतगर्दों को, नाज़रीन, 47 फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया था और फिर उसी तरह बॉर्डर पर वो पड़े हुए थे जब पाकिस्तानी फौजी हुकाम ने जिरगा किया अफगान हुकाम के साथ और फिर गधों पर लाद कर उनको वहां पर उनकी सरजमीन दोबारा भेजा गया। और ये एक पैगाम था कि पाकिस्तान के शहरियों को जो निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को जो निशाना बनाएंगे, उनका यही अंजाम होगा। नाज़रीन, अब 2 ग्रुप्स के दरमियान एक लड़ाई हुई है नाज़रीन, और ऐसी लड़ाई हुई है जिनमें उनके अहम कमांडर्स, उनकी लीडरशिप हलाक हो चुकी है। नाज़रीन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP और इसके साथ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है, इन दोनों की आपस में झड़पें हुई हैं और इन दोनों की झड़पों के नतीजे में एक जगह पर 22 इनके जो है वो हलाक हुए हैं कारिंदे और एक जगह पर 12 कारिंदे, 37 इन टोटल खवारिज जो है वो हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, सूबों की बात की जाए तो नंगरहार और खोस्त के ये वो सूबे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये लड़ाई हुई है और इसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया और एक दूसरे के मकामात को तबाह कर दिया गया, एक दूसरे की लीडरशिप को जो है वो हलाक कर दिया गया। और ये लड़ाई आखिर क्यों हुई? नाज़रीन, ये नूर वली ग्रुप जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पर कि ये लोग पाक फौज को मालूमात फराहम करते हैं और TTP की मूवमेंट के रिलेटेड, TTP की वर्किंग के रिलेटेड और इनके तमाम तर जहां पर ये एक्टिव हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दुश्मन कह रहे हैं ना, हमें वो दुश्मन कहते हैं, दुश्मन को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन, इसी सूरत हाल में अब इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई होती है, बड़ी एक शदीद किस्म की लड़ाई होती है और दोनों की अहम लीडरशिप को भी जो है हलाक कर दिया जाता है और इसके साथ साथ
सिविलियन का बड़ा नुकसान हुआ, इसके अंदर भरपूर असलहे का इस्तेमाल किया गया दोनों ग्रुप्स की जानिब से। और नाज़रीन अब ये अफगानिस्तान के अंदर, उन्हीं की सरजमीन के अंदर ये लड़ाई हुई जिसके अंदर इन दोनों की जो है कैजुअलिटीज काफी ज्यादा हुई हैं और जिनके अंदर कमांडर्स भी कहा जा रहा है कि हलाक कर दिए गए। नाज़रीन अब ये पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा लेसन दिया गया, उनको पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की, पाकिस्तान के सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश की, तो फिर हम ये सलाहियत रखते हैं, हम ये काबिलियत रखते हैं कि आपकी सरजमीन के अंदर घुसकर फितनतुल खवारिज को एग्जीक्यूट करेंगे, हम फितनतुल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, इससे बड़ी खबर यह भी है कि कल पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि ईरान के जो फौजी सरबराह हैं, उनकी लीडरशिप जनरल मोस्टली जो हैं, उन्होंने राब्ता किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जब उन्होंने राब्ता किया तो एक चीज की श्योरिटी दी गई थी, सिर्फ एक चीज पर बात की गई थी, एंड वी सेड दैट कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर हम आपके साथ हैं। फील्ड मार्शल को ये श्योरिटी दी गई कि अब हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इससे पहले ग्रैंड ऑपरेशंस उन्होंने किए, रॉ के नेटवर्क्स को बेनकाब किया, मोसाद के नेटवर्क्स को बेनकाब किया, अफगान कारिंदे जो वहां पर मौजूद थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ वहां से ऑपरेट हो रहे थे, उनको मुल्क बदर किया, निकाल दिया उन्होंने अपनी सरजमीन से। अब उसके बाद उन्होंने श्योरिटी दी कि ये जितने भी हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, हमारी सरजमीन से हम उन्हें मजीद एक्टिव नहीं होने देंगे। नाज़रीन उस राब्ते के बाद ये एक पैगाम था कि हम पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में खड़े होने का फैसला कर चुके हैं। अब नाज़रीन खड़े होने का फैसला तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन एक्शन उन्होंने जो दिया है उसके बाद यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान पाकिस्तान का वो वाहिद मुल्क है, बरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, भाई मुल्क है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ अब किसी प्रॉक्सीज को एक्टिव नहीं होने देना। उसका सबूत यह है कि नाज़रीन कल परसों यह राब्ता हुआ और राब्ते के बाद आज बलूचिस्तान और सीस्तान दोनों सूबों में कुछ प्रॉक्सीज जो एक्टिव हुई थी, इजरायली एजेंट्स वहां पर मौजूद थे। मोसाद के एजेंट्स को हलाक कर दिया गया। किसकी जानिब से? ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से, उनकी जानिब से उनको हलाक किया गया है। और नाज़रीन वो बदनज़मी में, अमन को ख़राब करने में और दीगर बड़ी बड़ी ख़तरनाक साजिशों में जो है वो मुलव्विस थे और वो प्लानिंग कर रहे थे। ईरान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी बदअमनी फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ बड़े उनके अहम जो है वो मंसूबे थे जिससे पहले ही उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि कुछ किराए के कातिलों को भी उन्होंने हायर किया हुआ था, जिससे पहले ईरान ने फिर उनको भी जो है ईरानी फोर्सेस ने उनको हलाक कर दिया। और उनसे फिर बरामद भी हुई थी। क्या चीज़ें बरामद हुई थी? वो डॉक्यूमेंटेशन बरामद हुई थी जिससे वो इजराइल के साथ जो है लिंक में थे, राब्ते में थे नाज़रीन। तो अब हमने सवाल उठाया था कि इजरायली एजेंट्स पाकिस्तान की सरहदों तक क्यों पहुंच गए, इनके आखिर क्या मकासद हो सकते हैं? तो नाज़रीन अब मकासद उनके कोई अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से उनको खतरा है ईरान के बाद, लेकिन ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, श्योरिटी दे दी, टेंशन ना ले, हमारे होते हुए आप तक कोई नहीं पहुंचेगा, हमसे गुजर कर जाना पड़ेगा। और ये बड़ा एक अच्छा इकदाम था। नाज़रीन भारत का रुख करते हैं। भारत के अंदर जो मोदी सरकार है, उन्होंने एक नई पॉलिसी, एक नया मंसूबा थिएटराइजेशन का वो लाने की बात कर रहे हैं, जिससे भारतीय अफवाज जो है, बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज उनकी, नाज़रीन ये तीनों टुकड़ों में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही हैं। थिएटराइजेशन ये नाज़रीन अब तमाम अफवाज को एक यूनिफाइड कमांड में लाना है। थिएटर कमांड जिस तरह आप कहते हैं, थिएटर कमांड, और उसके अंदर एक ही लीडर होगा और वो तमाम जितनी भी फोर्सेस होंगी वो उसके अंदर आएंगी। अब नाज़रीन भारतीय आर्मी और नेवी ने इसकी हिमायत की है, जबकि भारतीय एयरफोर्स, उनके जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने इस बात की हिमायत नहीं की। उन्होंने कहा इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आखिर ये कर क्यों रहे हैं? तो नाज़रीन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब वो एक यूनिफाइड कमांड होगी तो फिर उस कुर्सी पर काबिज होने के लिए, उस कुर्सी को हासिल करने के लिए जिसके अंडर ये तीनों कमांड जाएंगी, अब तीनों उनके जो चीफ्स हैं उनके दरमियान एक जंग शुरू हो जाएगी। अब वो अपनी अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, ताकत का तवाज़ुन ही तब्दील हो जाएगा। तीनों आपकी फोर्सेस जो है वो सिर्फ एक कमांड के अंडर आ जाएगी और ये तीनों यही चाहेंगे
کہ ہمارے انڈر آ جائے، ہمارے انڈر آ جائے، ہمارے انڈر آ جائے۔ تو ناظرین اس کی کھل کر مخالفت کی ہے، بھارتی فوجی قیادت تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ ناظرین جو منصوبہ مودی سرکار کی جانب سے لایا گیا، یہ شدید تنقید کا نشانہ اس وقت بن رہا ہے، اسپیشلی بھارتی ایئر چیف جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل اچھا خیال نہیں ہے، میں بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کھلے عام سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس مودی سرکار کے ایجنڈے، اس مودی سرکار کے منصوبے کے خلاف۔ ناظرین ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار ان کو یونیفائڈ کمانڈ کے نیچے لاتے ہیں یا پھر نہیں، لیکن ان کو ہر چیز میں تھیٹر ایک تو بڑا پسند ہے ناظرین، تھیٹرائزیشن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جنگی میدان نہیں ہے، یہ بھی ایک تھیٹر ہے، ان کے لیے تھیٹر کی مانند ہے۔ تو تھیٹرز کے ساتھ، موویز کے ساتھ ان کی آبسیشن دیکھیے کہ ناظرین وہ اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی فورسز کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی جتنی بھی فورسز ہیں ان کو بھی ایک تھیٹر میں لا کر جو ہے کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی وہ بندر ناچ کا ایک کانسیپٹ پیش کیا جا سکے، ان کو بھی نچایا جا سکے اپنے اشاروں پر۔ ناظرین صرف یہی نہیں، مودی سرکار کے لیے یہاں پر اندرونی اختلافات تو پیدا ہوں گے، لیکن چین نے جو کر دیا ناظرین، دیٹس ٹرولی ریمارکیبل۔ 80 سال ہو چکے ہیں دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے، اور اب چین اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے 3 ستمبر کو ایک ایسی پریڈ کرنے والا ہے، ایک ایسی دفاعی نمائش کرنے والا ہے جس کے اندر دنیا کے 26 اہم لیڈران ممالک کے وہ شریک ہوں گے۔ ناظرین شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں کم جونگ ان، وہ اس کے اندر ہوں گے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن، پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپیشل انویٹیشن دیا گیا ہے، اور ناظرین بھارت کو دعوت دی گئی ہے؟ نہیں، بھارت کو بالکل نہیں ملا ہے، بھارت کو انہوں نے منہ تک نہیں لگایا کہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں۔ ہاں اس سے پہلے جو سمٹ ہونا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کے اندر این ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ وہ بھارت آ جائے، مودی جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہو ناظرین، لیکن جب شہباز شریف بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو ان کی اہم کچھ ملاقاتیں بھی متوقع ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے، چین کے صدر سے شی جن پنگ سے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹور ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ دفاعی یہ جو نمائش ہے، یہ جو پریڈ ہے، اس کے اندر شمولیت ناظرین کی بھارت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے کہ بھارت کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، ان کو گھاس ہی نہیں ڈالا گیا، اور پاکستان کو اس کے اندر شریک کیا گیا ہے ناظرین۔ تو یہ اب ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان متحرک ہو چکا ہے، ہر محاذ پر متحرک ہے۔ پاکستان نے فتنۃ الخوارج کو بھی ایک میسج دے دیا، فتنۃ الہندوستان کو بھی ایک میسج دے دیا، اور ایران نے ان ایجنٹس کو میسج دے دیا، ان قوتوں کو میسج دے دیا جو کہ پس پردہ ایران کے برادر ملک یعنی پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں، سازشیں کرنا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین پاکستان اس وقت بڑی اچھی گیم کھیل رہا ہے، ایک کہ سفارتی محاذ ہے، جنگی میدان ہے، ہر جگہ پر پاکستان جو ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن مودی سرکار وہ دن بدن ہمیں کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔